दोस्तों आज की क्लास में हम भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसने यह विचार दिया था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, यानी कि आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया था, किसने ये विचार दिया था। हु गेव द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था। तो याद रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया जो है एम.एन. रॉय जी ने दिया था। एम.एन. रॉय ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था। अब इसको याद कैसे करना है, देखो आइडिया हमेशा कहां आता है, मन में आता है, मन में। आइडिया हमेशा मन में आता है, तो आपको कैसे याद रखना है, एम.एन. रॉय, मन मतलब एम.एन. तो एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया था। तो इस तरीके से आप इसे याद भी कर सकते हैं कि आइडिया हमेशा मन में आता है, तो आइडिया किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, यानी कि एडवाइजर। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, आइडिया किसने दिया था, तो आइडिया एम.एन. रॉय ने दिया था, क्योंकि आइडिया हमेशा मन में आता है। और एडवाइजर कौन थे, एडवाइजर थे बी.एन. रॉय। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी.एन. रॉय जो थे वो संविधान सभा के यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो एडवाइजर थे, याद रखना है आपको। ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है बी.एन. रॉय और एम.एन. रॉय में, तो याद रखना है बी.एन. रॉय जो बी.एन. राव थे वो एडवाइजर थे, और एम.एन. रॉय मैंने याद रखने का भी तरीका बताया है कि एम.एन. यानी मन में क्या आता है, आइडिया आता है। तो आइडिया किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा का गठन किस योजना द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन प्लान से किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि संविधान सभा का गठन होगा। और ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है आपको याद रखना है 1946 में भारत आया था, और इसको 3 मेंबर्स लेके आए थे। एक का नाम था लॉरेंस, दूसरे का नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरे का नाम था अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये 3 लोग इसको लेके आए थे कैबिनेट मिशन प्लान को, और इसी कैबिनेट मिशन प्लान में डिसाइड किया गया था कि संविधान सभा का निर्माण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था। अभी मैंने आपको बताया कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया था। ठीक है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, संविधान सभा का हेड किसे चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था टेम्पररी, क्योंकि उस मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद जी आ नहीं पाए थे, तो उसकी वजह से टेम्पररीली सच्चिदानंद सिन्हा जी को 9 दिसंबर 1946 को क्या बना दिया गया था, टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ठीक है, तो 9 दिसंबर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 9 दिसंबर 1946 यानी पहली मीटिंग में सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो दूसरी मीटिंग कब हुई थी, दूसरी मीटिंग देखो 11 दिसंबर को हुई थी। तो इस पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, अब देखो 11 दिसंबर, तो आप ऐसे याद रखो कि 11 दिसंबर को हमेशा याद रखो सेकंड मीटिंग हुई थी, क्योंकि 11 जो है वो सेकंड की तरह भी लगता है। तो सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर को हुई थी, और फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, क्योंकि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था और उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ये डिसाइड किया गया था। तो फिर 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे। और सेकंड मीटिंग कब हुई थी, सेकंड मीटिंग जो हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी। तो टेम्पररी चेयरमैन कह सकते हैं, टेम्पररी चेयरमैन कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेरी चेयरमैन जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा ने टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में काम किया था। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन कौन थे? तो परमानेंट चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मिस्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो परमानेंट चेयरमैन ऑफ किसके थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी कि संवैधानिक सभा के परमानेंट चेयरमैन यानी कि स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। देखो, प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर्स थे? टोटल 7 मेंबर्स थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर्स थे, जिनमें जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे यानी चेयरमैन कौन थे? वो भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे या चेयरमैन थे। ठीक है, याद रखना है। और टोटल कितने मेंबर थे? 7। भीमराव अंबेडकर को जी जो थे वो चेयरपर्सन थे यानी कि हेड थे, और बाकी 6 मेंबर और थे, तो टोटल 7 मेंबर थे, याद रखना। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था? तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? तो अंतिम रूप से इसको 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार कर दिया था, और इसे हमने अडॉप्ट भी कर लिया था। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो पूर्णतः लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंप्लीमेंट हो गया था। ठीक है, पूरी तरह लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन को आप जानते हो रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है। इसी दिन को आप जानते हो रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है, यानी गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है, गणतंत्र दिवस, क्योंकि इसी दिन हमारा जो भारत है वो गणराज्य बन गया था, रिपब्लिक बन गया था, रिपब्लिक इंडिया बन चुका था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस कहते हैं, और इसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंप्लीमेंट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब गणतंत्र बना? तो मैंने अभी आपको बताया 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र बन गया था, यानी रिपब्लिक इंडिया बन चुका था। ठीक है, और इसी दिन संविधान को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है, और इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है या सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है? संवैधानिक उपचारों का संविधान अधिकार, यानी कि राइट ऑफ रेमेडीज कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, और इसे BR अम्बेडकर ने सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, इन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार या आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में इन्हें जाना जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड भी थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो आप जानते हो कि हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन है, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है। ठीक है, और राष्ट्रगान को जनगण मन है, और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। ठीक है, लिखा था रविंद्रनाथ
टैगोर जी ने इसे लिखा था और ये 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को, ठीक है, स्वीकार यानी नेशनल एंथम को स्वीकार कर लिया गया था और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। जबकि राष्ट्रगीत की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय गीत, तो आप जानते हो राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम है, वंदे मातरम। और वंदे मातरम को किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आप जानते हो, लिखा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रगीत को यानी वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था और राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और दोनों को ही 26 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था। दोनों को ही 26 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया था, ये याद रखना है आपको, दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो देखो, आपको याद रखना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधित किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है, सिर्फ उसे आज तक एक ही बार संशोधित किया गया है, ठीक है। और जब इसे संशोधित किया गया था तो इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड यहां पर ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि संशोधन जो किया जाता है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान में 368 अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है और संशोधन की प्रक्रिया को साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है और ये भाग पार्ट 20 से 20 में वर्णित है। तो आपको यहां पर कई सारे क्वेश्चन याद रखने हैं कि संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है और इसे साउथ अफ्रीका से लिया गया है और ये भाग 20 में वर्णित है, ठीक है। और प्रियम्बल को एक ही बार संशोधन किया गया है और वो भी कब किया गया था, ये भी आप याद रख लें। उसे 1976 में 42th अमेंडमेंट एक्ट यानी 42वें संवैधानिक संशोधन में इसे इसका क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। तो 42वें संवैधानिक संशोधन में इसे संशोधित किया गया था 1976 में और 368 आर्टिकल कहता है कि हम भारतीय संविधान का संशोधन कर सकते हैं और आर्टिकल 367 को यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया को साउथ अफ्रीका से लिया गया है और ये भाग 20 में वर्णित है, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है, याद रखने हैं। और एक बात और याद रख सकते हैं आप कि जो 42वां संवैधानिक संशोधन जो 1976 में हुआ था उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी उसे कहते हैं, छोटा संविधान भी उसे कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। एक नए तरीके का, या आप ये कह सकते हैं कि एक नया, एक तरीके से छोटा सा संविधान ही लिख दिया गया था, नया, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 42 को कहा जाता है और ये 1976 में किया गया था और इसी में प्रियम्बल को संशोधित किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का यानी कि आपके जो राइट्स हैं उनका वर्णन किया गया? इसके लिए आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं, UCFD, ऐसे याद रखना, UCFD। तो यू से है यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है या यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। CI से सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप। और F से फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। और D से क्या है, D से DPSP है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है,
ये किसमें है? भाग 1 में है। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप है। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? मौलिक अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स को भाग 3 में दिखाया गया। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, ये क्वेश्चन, यानी कि कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि भारतीयों को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। हालांकि ओरिजिनली अगर बात करें तो ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन जो 7वां फंडामेंटल राइट था, जिसे हम कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स था उसे डिलीट कर दिया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में 7वें जो अधिकार था यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, उसे डिलीट कर दिया गया था। तो अभी कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल। अगर आपसे पूछा है कितने फंडामेंटल राइट थे, तो 7 फंडामेंटल राइट थे ओरिजिनली, जबकि अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। कब हटाया गया था? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया था। और अभी ये आर्टिकल, अगर पूछा जाए कि अभी ये कहां पर है, तो अभी ये आर्टिकल 300A में है और अब ये एक लीगल राइट है। ठीक है, अब ये एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, मतलब आप कानूनन इस पे अधिकार जता सकते हैं, लेकिन ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो अब इसे आर्टिकल 300 कैपिटल ए उनके लिए यूज किया जाता है जो बाद में ऐड किए गए हैं। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी या स्मॉल अल्फाबेट्स उनके लिए यूज किया जाता है जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थे। तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी कितने हैं? 6 हैं। क्यों? क्योंकि राइट ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन में डिलीट कर दिया गया है, जो कि 1978 में किया गया था। और अब राइट टू प्रॉपर्टी एक मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये एक लीगल राइट है, ये एक कानूनी अधिकार है, और अब इसे आर्टिकल 300A में रखा गया है। ठीक है, याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत की प्रथा को खत्म कर दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को खत्म किया गया? तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का एबॉल्यूशन किया गया है। ठीक है, एबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता, यानी कि अस्पृश्यता की जो प्रथा थी उसे खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत सुनिश्चित किया गया है? यानी कि एबॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स या प्रोहिबिशन ऑफ यूजिंग ऑफ टाइटल्स। आप अपने नाम के आगे टाइटल्स नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप नंबरदार, चौधरी इस तरीके से नहीं लगा सकते हैं, ऐसा आर्टिकल नंबर 18 में कहा गया है। तो आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा, यानी कि आप बड़े बड़े टाइटल्स जैसे ठाकुर साहब और ये सब यूज नहीं कर सकते संविधान के अकॉर्डिंग। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? समान नागरिक संहिता का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, आपसे ये पूछा है। तो आपको याद रखना है समान नागरिक संहिता का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है? आर्टिकल 40 में किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? मैंने अभी बताया कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। ठीक है, तो 1978 44वें संवैधानिक संशोधन में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था और अब ये एक लीगल राइट है और इसे आर्टिकल 300A में रखा गया है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? देखो, फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोटेक्टर है वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, लेकिन हाई कोर्ट भी हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है, तो इसलिए यहां पर ए और बी दोनों हो जाएंगे, आ और बा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय एंड उच्च न्यायालय, दोनों आंसर सही हो जाएंगे। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ठीक है, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मूल अधिकार किसको माना गया है? तो आपको याद रखना है, आर्टिकल 21A में कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, फ्री एजुकेशन दी जाएगी, और ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट है और इसे आर्टिकल 21A में लिखा गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि यहाँ कैपिटल ए लिखा गया, इसका मतलब ये ओरिजिनली नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था। तो आपको याद भी रखना है कि बाद में इसे कब जोड़ा गया था, तो बाद में इसे ईयर 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। 86th अमेंडमेंट एक्ट में 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में जो राइट टू एजुकेशन है इसे जोड़ा गया था और ये आर्टिकल 21A में मेंशन है और ये हमारी 11th ड्यूटी भी है। हर नागरिक की ये 11वीं ड्यूटी है, 11वां कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दे। ठीक है, ये भी याद रखना। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यानी कि वेलफेयर स्टेट मतलब एक खुशहाल राज्य हो या एक लोक कल्याणकारी राज्य हो, ये अवधारणा कहां पर है? तो ये अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि स्टेट कैसा होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। मतलब जितनी भी नीतियां बनाई जाए वो राज्य के कल्याण के लिए बनाई जाए, ये डीपीएसपी में मेंशन है, जो कि आपको ये भी याद रखना है कि ये पार्ट 4 में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच क्या अंतर है? देखो, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनमें एक ही अंतर है कि जो डीपीएसपी है उन्हें न्यायिक संरक्षण नहीं मिलता, जबकि मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण मिलता है। मतलब जुडिशियल प्रोटेक्शन आपको मिलता है, किसके केस में? जुडिशियल प्रोटेक्शन आपको मिलता है फंडामेंटल राइट के केस में। ठीक है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के केस में आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो न्यायिक संरक्षण का इन दोनों में अंतर है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो राज्य को क्या निर्देश देता है? वो निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन होगा। ये कौन निर्देश देता है? ये निर्देश देता है कि 40वां संवैधानिक संशोधन क्या निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा। ठीक है, और एक मिनट, शायद मैंने यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किया है, एक मिनट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बताया है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में किया गया है, जबकि समान नागरिक संहिता इसको सही कर लेना। समान नागरिक संहिता जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में है। ठीक है, ये सही कर लेना, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में, जबकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत यानी कि ग्रामीण पंचायतों का
गठन जो है वो किस में है, आर्टिकल 40 में है, ये आपको सही कर लेना, ठीक है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की जो प्रेरणा है वो कहां से ली गई है, यूएसएसआर या रसिया से ली गई है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत, रूस से ली गई है, ठीक है। क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज की जो प्रेरणा है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कितनी संख्या है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, इन्हें 4A में मेंशन किया गया है, ठीक है। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन किया गया है और इन्हें बाद में ऐड किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, ठीक है। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी को 2002 86th अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो देखो, जो मूल कर्तव्य है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उन्हें स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इन्हें जोड़ा गया कर्तव्यों को, और ये 42th अमेंडमेंट एक्ट 1976 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में इन्हें जोड़ा गया है और स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर इन्हें जोड़ा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन किसके पास होती है? तो आपको याद रखना है कि भारतीय संघ यानी पूरे देश, भारतीय संघ का मतलब है कि पूरे देश की शक्ति किसके पास होती है? तो पूरे देश की शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, याद रखना। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में आपको याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आपको याद रखना है कि हमेशा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, यानी कि जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें दोनों संसद के निर्वाचित सदस्य यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो जीत के आए हैं, ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं दोनों सदनों के, ठीक है। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नामांकित जो लोग होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, याद रखना है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है, आपको पता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो देखो, राष्ट्रपति चुनाव के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, तो एकल संक्रमणीय प्रणाली कहते हैं जिसे हम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है। दूसरा अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अप्रत्यक्ष मतदान का मतलब है कि डायरेक्ट जो है वो जनता जो है वो वोट नहीं करती है, जनता के चुने गए जो प्रतिनिधित्व होते हैं, जैसे जो दोनों सदनों के यानी कि राज्यसभा लोकसभा के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अप्रत्यक्ष मतदान होता है, मतलब डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है, इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। और जो वोटिंग होती है वो हर स्टेट के अनुपात के हिसाब से होती है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 34, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, यूनानिमसली कौन से राष्ट्रपति चुने गए थे? ठीक है, तो यूनानिमसली जो निर्विरोध चुने गए थे वो नीलम संजीवा रेड्डी चुने गए थे, ठीक है। ये निर्विरोध चुने गए थे, याद रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो देखो, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है यानी इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है, वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, और ये आर्टिकल 61 में मेंशन है। आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को मेंशन किया गया है और ये किसी भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है, चाहे तो आप इसे लोकसभा में चाहे तो आप इसे राज्यसभा में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों में ही इसको ले जाना पड़ेगा। स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति यानी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स
यानी कि भारतीय जितनी भी सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके पास होती है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन राष्ट्रपति के पास होती है। संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो उपराष्ट्रपति का जब भी निर्वाचन होगा तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य निर्वाचन करेंगे। अब देखो यहां पर याद रखना है कि डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इसने बोला है कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ठीक है, ये दोनों तरह के मेंबर्स यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। 39, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है? 12 मेंबर्स को वो नॉमिनेट कर सकता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो अपर हाउस को, ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। अपर हाउस यानी कि ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है, और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट इसे कहा जाता है राज्यसभा को, और इसे हम अपर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, अपर हाउस भी कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे संसद का सदस्य बनना ही पड़ेगा 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर उसे इलेक्शन करके उसे अपनी सीट से उसे जीतना ही पड़ेगा, किसी ना किसी एक सीट से। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको याद रखना है लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, तो लोकसभा में अधिकतम 552 लोग हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसमें 552 लोग हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में 250 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहां पर पूछा गया राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 250। तो राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य, जबकि लोकसभा में 552, 552 मेंबर्स हो सकते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो इसको प्रमाणित करते हैं, मनी बिल को। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसे कहते हैं? तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर भारत के महान न्यायवादी, जिन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, और ये 76वें अनुच्छेद में इनका वर्णन है। तो भारत के महान न्यायवादी जो हैं उन्हें हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर या प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं, और इनको अधिकार होता है कि भारत के किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसमें जाके बैठ सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? ठीक है, यूनियन टेरिटरीज को कौन चलाता है? तो आपको याद रखना है यूनियन टेरिटरीज को कौन चलाता है? उपराज्यपाल चलाते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी का हेड कौन होता है? उपराज्यपाल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन भी थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में भारत के महाभियोग यानी इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इंपीचमेंट जो है, इंपीचमेंट
ऑफ प्रेसिडेंट को किसमें वर्णित किया गया है? आर्टिकल 61 में वर्णित किया गया है। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे, जबकि प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, और ये गृह मंत्री भी थे, होम मिनिस्टर भी थे। तो फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, और इन्हें सरदार की उपाधि कब दी थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी उन्होंने इनको दी थी। ठीक है, याद रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और आपको याद रखना है कि इन्हें CR के नाम से या राजा जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, राजा जी के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजा जी, और इन्हें CR के नाम से भी जाना जाता है। और ये फ्री इंडिया के यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में 2 सदस्यों को, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो लोकसभा और राज्यसभा के जो 2 सेशन होते हैं, 2 सेशंस के बीच में, 2 अधिवेशनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का अंतर हो सकता है, उससे ज्यादा अंतर नहीं कर सकते। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी का प्रमुख कौन होता है? उपराज्यपाल, जबकि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो देखो, संविधान के अनुसार जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, संविधान के अनुसार 500 है, लेकिन अभी जो 2026 तक उसे फिक्स किया गया है 552 तक। ठीक है, जबकि संविधान में 500 लिखा हुआ था। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य में विधान परिषद है? तो वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से वो राज्य हैं? यूपी है, बिहार है, ठीक है, महाराष्ट्र है, और तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारे 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? अमरावती है, ये भी याद रखना है। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिमंडल, तो राज्य का मंत्रिमंडल किसके लिए उत्तरदायी होता है? विधानसभा के लिए। ठीक है, राज्य का मंत्रिमंडल विधानसभा के लिए होता है। विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो विधानसभा में कम से कम 2 सेशन होने अनिवार्य हैं। ठीक है, 2 सेशन, वैसे 3 सेशन होते हैं लेकिन 2 होने कंपलसरी हैं। ठीक है, 3 सेशन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? BMW, ठीक है, BMW होते हैं। फर्स्ट होता है बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन, और तीसरा विंटर सेशन। 3 सेशन होते हैं, और कम से कम 2 सेशन होने चाहिए। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो विधानसभा के सदस्यों की सबसे ज्यादा संख्या किसमें है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना है। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, याद रखना है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो कैग का वर्णन जो है आर्टिकल 148 में किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है।
भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय न्यू दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टोटल 34 जजेस हैं, जिनमें एक कौन है? एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर्स हैं। ठीक है, 33 अदर जजेस हैं। तो टोटल कितने जज हैं? 34। एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और बाकी 33 जजेस हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को कितने समय तक हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में अभ्यास करना चाहिए? तो 10 ईयर्स तक। ठीक है, 10 साल तक कम से कम किसी भी हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट के वकील होते हैं उन्हें कम से कम 10 साल तक प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाते हैं। कम से कम इतना होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो एक न्यायाधीश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? जब तक वो 65 वर्ष की आयु पूरी ना कर ले। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं लगभग जब तक 65 साल की उम्र पूरी ना कर ले तब तक वो रिटायर नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि हाई कोर्ट में कितना होता है? हाई कोर्ट में 62 होता है, ये भी याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, हीरालाल जे कानिया जो थे वो पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, फर्स्ट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जबकि जीवी मावलंकर कौन थे? फर्स्ट स्पीकर थे। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। सुकुमार सेन कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन कमीशन थे। ठीक है, और KN वाचू जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन पहले नहीं थे, वो शायद 9वें या 10वें थे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है। तो वर्तमान में जो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है वो कितनी है? तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स हैं। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्डेस्ट कौन सा है, तो ओल्डेस्ट जो था वो कलकत्ता हाई कोर्ट था, जिसे कब बनाया गया था? 1862 में बनाया गया था। उसके बाद फिर 1862 में बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट भी बनाए गए थे। लेकिन सबसे पहले किसे बनाया गया था 1862 में? तीनों को 1862 में बनाया था, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट को सबसे पहले बनाया था। तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो ओल्डेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे न्यू कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो न्यू है, जिसे 2019 में बनाया गया था। 2019 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, और वो भी डिस्कशन करने के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से डिस्कस करने के बाद। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा होती है। तो हाई कोर्ट की मैंने अभी बताया था, हाई कोर्ट की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 62 वर्ष, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65 वर्ष, यानी वो 62 वर्ष में रिटायर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष में रिटायर होते हैं। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो आपको याद रखना, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा न्यायाधीश यानी कि जजेस हैं, और यहां मैक्सिमम 160 तक जज हो सकते हैं, मैक्सिमम 160 तक हो सकते हैं, और करेंटली शायद 100 जज हैं। ठीक है, यहां पर ये याद रखना है। जिनमें अगर आप बात करें तो इसमें परमानेंट 119 होते हैं, बाकी बचे हुए जो रेस्ट जो बचे हुए हैं वो यानी 41 जो है वो एडिशनल जजेस होते हैं। ठीक है, 119 परमानेंट जज होते हैं, तो 160 हो सकते हैं, लेकिन अभी 100 है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? देखो, राष्ट्रपति जो है वो
राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस ले सकते हैं, और ऐसा आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 में मेंशन है। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो देखो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हाई कोर्ट भी है? तो दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जिसमें अपना हाई कोर्ट है और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी है। ठीक है, याद रखना है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 परिस्थितियों में कर सकता है। एक तो युद्ध के दौरान, एक कोई बाहर से आक्रमण हो जाए, एक सशस्त्र विद्रोह यानी कि जो अपने देश के अंदर ही विद्रोह पैदा हो जाए। तो इसलिए ये सभी यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? यानी कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं? तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, और जो इमरजेंसी है वो कहां से लिया गया है ये भी आपको याद रखना है। इमरजेंसी जो है वो इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? किसी भी राज्य में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और ऐसा आर्टिकल 356 के तहत किया जाता है। ठीक है, इसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं या प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी या जबकि 352 को क्या कहते हैं? 352 को हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। इसको हम स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है। देखो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि मैक्सिमम 3 साल तक हो सकती है। जो प्रेसिडेंट रूल है वो मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है, लेकिन हर 6 मंथ में उसे जो संसद है यानी पार्लियामेंट में उसे पास करना पड़ता है। हर 6 महीने में उसे पास करना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम उसे 3 साल तक लगाया जा सकता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 360 में। तो 352 में कौन सी है? नेशनल इमरजेंसी। 356 में कौन सी है? स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, याद रखना आपको। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो अगर संसद परमिशन दे दे तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद फिर से उसे अगर पास करा लिया जाए तो फिर 6 महीने, तो इस तरीके से आप उसे 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन हर 6 मंथ में उसे संसद में अनुमोदित कराना पड़ेगा यानी कि पास कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में उसे पास कराना पड़ेगा, ये याद रखना है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसे संसद की स्वीकृति आवश्यक है? कोई भी राज्य में राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, लेकिन 60 दिन के अंदर उन्हें वो पास करना पड़ता है। ठीक है, और पास करने के बाद वो उसे 6 महीने तक लगा सकते हैं। हालांकि उसे 6-6 महीने पर पास करा के मैक्सिमम 3 साल तक भी कर सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन में आपको अंतर समझना है। 60 दिन में पास कराना ही कराना है, पास कराने के बाद 6 महीने तक आप उसे रख सकते हैं, और मैक्सिमम हर 6-6 महीने पे एक्सटेंड कर करके उसे 3 साल तक लगा सकते हैं। दल बदल कानून या पार्टी चेंज या जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, वो किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, याद रखना। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखो ओरिजिनली अगर बात करें, अगर पूछा जाता ओरिजिनली या की गई थी बोला जाता तो 14 भाषाओं को
रखा गया था। 14 भाषाओं को संविधान में राष्ट्रीय भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया था या उनको मान्यता दी गई थी भाषाओं को, लेकिन बाद में उन्हें बढ़ा लिया गया। ठीक है, बाद में उन्हें बढ़ाया गया। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो 15वीं भाषा थी, 15वीं भाषा के रूप में जो बढ़ाया गया था वो सिंधी को बढ़ाया गया था। 15वीं भाषा जो थी वो सिंधी थी। ये 15वीं भाषा थी सिंधी, जिसे 1967 में। उसके बाद आई KMN, ठीक है, KMN 1992 में। उसके बाद आई BDMS, BDMS आई थी 2004 में। KMN कौन सी है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जबकि इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, सैंथली। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, सैंथली। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, सैंथली, जबकि यहां पर कौन सी है? कोंकणी, मैनपुरी और नेपाली। और 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी थी। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो टोटल अभी करेंटली कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, जबकि ओरिजिनली 14 भाषाएं थी। सबसे पहले कौन सी जोड़ी थी? सिंधी जोड़ी थी, और लास्ट में BDMS जोड़ी गई है 2004 में। ठीक है, 87 73वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वो कब लगाया गया था? 73वां संवैधानिक संशोधन वो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है, याद रखना है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? फाइनेंस कमीशन का वर्णन कहां पर किया गया है? आर्टिकल 280 में किया गया है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का, जिसे अब हम नीति आयोग कहते हैं, उसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और अब इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। 2015 में इसको बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके पदेन अध्यक्ष, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखना है। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को प्रथम योजना आयोग का गठन किया गया था। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1952 में की गई थी, 1952 में की गई थी। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? तो भाषाई आधार पर पहला जो गठित राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश को 1956 में भाषाई आधार पर पहला राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है, और उसे 1956 में पहला भाषाई आधार पर राज्य घोषित किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस लिए किया गया था? पंचायतीय राज व्यवस्था के लिए किया गया था। ठीक है, तो पंचायतीय राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक और समिति का गठन किया गया था, अशोक मेहता कमेटी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम अशोक मेहता कमेटी का गठन किस लिए किया गया था? तो इसका गठन भी किस लिए किया? पंचायती राज के लिए। लेकिन अशोक मेहता जो कमेटी थी उसने 2 टीयर पंचायती राज की बात कही थी, और इन्होंने 3 टीयर की बात की गई थी। तो हमारे देश में जो फाइनली बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही 3 टीयर गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था पंचायती राज में, और अभी जो है पंचायती राज में 3 टीयर की गवर्नमेंट हमारे यहाँ चलती है, जिसमें ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और तीसरा जिला परिषद। तो इसे हम 3 टीयर गवर्नमेंट कहते हैं। तो बलवंत राय मेहता ने 3 टीयर गवर्नमेंट का सजेशन किया था और ये एक्सेप्ट हो गया था।
ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहां से शुरू की गई थी? तो 2 अक्टूबर, ये डेट भी याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, और मैंने अभी बताया कि नागौर राजस्थान में इसे शुरू किया गया था। नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में इसे शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। और पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता कमेटी के सजेशन पर शुरू किया गया था, ये भी याद रखना है। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त, मैं बता चुका हूं कि जीवी मालवंकर कौन थे? फर्स्ट स्पीकर थे। सुकुमार सेन कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन कमीशन थे। और ठीक है, ये 2 याद रखने हैं। और इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट इलेक्शन कमीशन जो है वो सुकुमार सेन है। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, पहले वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन 1951 में किया गया था, और इसके जो चेयरमैन थे वो केसी नियोगी जी थे। ठीक है, याद रखना, केसी नियोगी जो थे वो पहले अध्यक्ष थे पहले वित्त आयोग के। ठीक है, याद रखना है। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे है? तो पंचायत के चुनाव हेतु राज्य चुनाव आयोग जो है वो डिसीजन लेता है। ठीक है, तो इलेक्शन ऑफ पंचायत का जो राइट है वो राज्य चुनाव यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन लेता है। सरकारिया आयोग का संबंध है, तो सरकारिया कमीशन जो है, सरकारिया आयोग है, उसमें केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर कमीशन बिठाई गई थी। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, आरटीआई कहते हैं, वो कब पारित किया गया था? तो जो आरटीआई है वो जून 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, तो आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जून 2005 में पारित किया गया था। और आपको याद रखना है कि ठीक है, जिसे हम आरटीआई एक्ट कहते हैं, जून 2005 में इसे पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान संशोधन का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में किया गया है। ये पार्ट 20 में मेंशन है, और इसे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। ठीक है, वहां से इसे लिया गया है, आर्टिकल 368, और इसी के अनुसार हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हालांकि 100 क्वेश्चन हुए, लेकिन मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर कोई सजेशन है तो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।